कक्षा 10 के सभी छात्रों, गुड आफ्टरनून। आज यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में हमें आप 3 टॉपिक को समझना है। पहला टॉपिक है जोसेफ मैथ्सनी, दूसरा है काउंट कैमिले द काबूर और तीसरा है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो सबसे पहले हम जोसेफ मैथ्सनी या मैज़नी का वर्णन पढ़ते हैं। जोसेफ मैज़नी इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। अपनी किशोरावस्था की उम्र में वह कार्बोनरी नामक संस्था से जुड़ गया था। यह कार्बोनरी संस्था वही संस्था थी जिसने सर्वप्रथम इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया था। इसी से प्रभावित होकर के 1831 ईस्वी में मर्सेई में उसने यंग इटली सोसाइटी नामक एक संस्था का निर्माण किया था, जो गुप्त रूप से अपना कार्य करता था। और 1834 ईस्वी में बर्न में उसने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना करके इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की थी, क्योंकि वो जानता था जब तक इसके एकीकरण के लिए समस्त यूरोप में इसे प्रचारित एवं प्रसारित नहीं किया जाएगा, तब तक इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है। वह एक महान दार्शनिक, दूरदर्शी एवं कुशल कूटनीतिज्ञ राजनेता था। उसकी पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन में इटली की जनता के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना के विकास पर उसने बल दिया था। वह एकता, स्वतंत्रता, समानता और विश्वास के आधार पर अपने विचारों के माध्यम से वह इटली के नव निर्माण के लिए लोगों को राष्ट्रभक्त की प्रेरणा से प्रभावित होकर के एकजुट होने का संदेश देना चाहता था। वह कहता था कि सबसे पहले आप नागरिक हैं किसी राष्ट्र के, इसके बाद आप किसी दूसरे देश से संबंधित हैं। पहले स्वयं एक ऐसे उच्च नागरिक के आदर्श प्रस्तुत करना ताकि दूसरा देश आपसे कुछ न कुछ सीख सके। उसने यूरोप में जो इटली की खोई हुई संस्कृति और सभ्यता थी, उसे जगाने का बहुत प्रयास किया। दूसरा नंबर आता है काउंट कैमिलो द काबूर। इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व करने वाला यदि कोई व्यक्ति था, वो था काबूर। वह स्वतंत्र विचारों से ओतप्रोत एक राजनेता था। न तो वो क्रांतिकारी था और न ही लोकतंत्र या जनतंत्र में विश्वास करने वाला था। वह इतावली भाषा का भी प्रयोग नहीं जानता था। उससे अच्छी वह फ्रेंच भाषा का ज्ञानी था, यानी फ्रेंच भाषा वह अच्छी प्रकार से बोल सकता था। वह परम देशभक्त था एवं शुद्ध विचारक था। राष्ट्र के निर्माण के लिए, वह राष्ट्रीयता के विकास के लिए निरंतर प्रयास करता था। वह अपने राज्य में आर्थिक उन्नति के लिए, खासतौर पर पीडमांट की उन्नति के लिए उसने सड़कों, नहरों और व्यापारिक वाणिज्य कारखानों, रेलों आदि का उसने इतना विकास किया था कि पीडमांट एक आधुनिक शहर की भांति यूरोप के पटल पर आ गया था।
वह शिक्षा और कृषि तथा सेना में सुधार करके उसने पीडमॉन्ट को एक शक्तिशाली राज्य के तौर पर प्रस्तुत कर दिया था। वह जानता था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधक होगी, तो उस बाधा को मिटाने के लिए उसने 1859 ईस्वी में एक निर्णायक युद्ध भी लड़ा था और जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई। परंतु ये समझना आवश्यक है कि काबूल को इतना महत्व किस प्रकार से मिला, वो कैसे हुआ, इटली के एकीकरण में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसी समय जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय जो सार्डिनिया के राजा थे, उन्होंने उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और यह घटना 1852 की है। तो जैसे ही वह प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था वैसे ही उसने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयास किया था और उसकी जब मृत्यु हुई 1861 ईस्वी में, उसके पहले उसने जो अपना सपना देखा था, जो उसने कल्पना की थी इटली के एकीकरण की, उस प्रक्रिया को वह पूरा करके गया था। क्योंकि फरवरी 1861 ईस्वी में इटली के सम्राट विक्टर एमेनुअल द्वितीय को घोषित करके, क्योंकि वहां की पार्लियामेंट ने उन्हें अपना राजा मान लिया था और 1861 तक इटली का एकीकरण पूरा हो गया था। थोड़ा बड़ा जो काम बाकी था वो अन्य क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा पूरा कर लिया गया था। पूरी जो प्रक्रिया है वो इटली के एकीकरण की 1870 को मानी जाती है। तीसरा है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। उदारवादी और राष्ट्रवाद के विकास के साथ यूरोप में एक क्रांतिकारी आंदोलनों की सूत्रपात की घटनाएं प्रबल हो गई, यानी समस्त यूरोप इन राष्ट्रवादी घटनाओं से प्रेरित होकर के क्रांतियों को अंजाम देने लगा। उसी घटना के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में यूनान अपनी गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए संघर्षशील हो गया, जिससे राष्ट्रवाद की भावनाओं ने ही प्रभावित किया और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। यूनान 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और यह यूरोप की ईसाई जाति और पश्चिमी एशिया की मुस्लिम जाति के बीच का एक केंद्र था, जो निरंतर ईसाई और मुस्लिम आक्रमणकारियों के बीच का भाग माना जाता था। यहाँ पर धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए अनेकों धर्म युद्ध हुए थे, परंतु जब ऑटोमन साम्राज्य का यह हिस्सा हुआ करता था तो इसका जो संपर्क था यूरोप के अन्य भागों से कट गया था, जिस कारण से यह अपनी प्राचीन गौरवशाली सभ्यता को भूल गया था। तो इस सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए गए थे। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का इसे पालना भी कहा था, क्योंकि इसी सभ्यता और संस्कृति के द्वारा समस्त यूरोप की सभ्यता और संस्कृति का विकास माना जाता है। लॉर्ड बायरन एक कवि हुए थे जो इन संघर्षों में धन भी खर्च कर रहे थे और युद्ध के लिए तलवार भी उठा रहे थे, और जब ये युद्ध के लिए गए थे तो इन्हें तेज बुखार हो गया था और बुखार के कारण 1824 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब ये निरंतर संघर्ष प्रारंभ हो गए, हर जगह क्रांति का दौर चालू हो गया, हड़तालें प्रारंभ हो गई, हिंसक घटनाएं प्रारंभ हो गई, तो बाद में 1832 ईस्वी में कंस्तुनतुनिया में एक शांति समझौता हुआ, जिसके आधार पर यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा
प्राप्त हो गया। तो ध्यान रखें कि कोई भी आंदोलन हो उसके पहले राष्ट्रीयता की विकास का संचार करना है, फिर स्वतंत्र आंदोलन के लिए उद्देश्य निहित करने हैं, सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए प्रयास करना है, जिसमें दार्शनिक, कवियों या इतिहासकारों या शिक्षित अभिजात वर्ग के सहयोग को आगे बढ़ाना है। तभी जाकर के हमारा कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन हो वो सभी वर्गों तक पहुंचता है, प्रसारित होता है और उसके सफल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही काफी है।